आपकी आवाज़ लड़खड़ा रही है, या बोलते हुए आपका मुंह टेढ़ा हो गया, या आपको लग रहा है मेरी बाँह सुन्न हो रही है, या मेरी बाँह इस लेवल पे है बट ये बाँह धीरे 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 नीचे जा रही है, या मेरी चाल में कुछ लड़खड़ाहटपन आ रहा है, जैसे हम कह सकते हैं बंदा कोई नशे करके चलता है। अगर बीपी शुगर अंडर कंट्रोल्ड है तो रिस्क ऑफ लकवा और स्ट्रोक मिनिमम है। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात ब्रेन स्ट्रोक पे, जो कभी नज़रअंदाज किया जाए तो जानलेवा भी हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक, लकवा यानी पक्षाघात, और डीएमसी लुधियाना के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर बीरेंद्र सिंह पॉल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर पॉल एक बार फिर सेहतनामा में। थैंक यू। ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है, क्या इससे बचा जा सकता है, और हाई रिस्क पर कौन है, इस पे बात करेंगे। सो सबसे पहले होता क्या है? ब्रेन स्ट्रोक में सबसे कॉमन इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। इस्कीमिक स्ट्रोक हम ये बता सकते हैं भी जब भी ब्रेन में किसी कारण से उसकी ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाए या ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो क्या होगा कि ब्रेन के सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलना बंद हो जाता है। जब ये होता है तो ब्रेन के सेल की डेथ होनी शुरू हो जाती है। इसको ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं, लकवा कहते हैं। मतलब ये ब्रेन स्ट्रोक है, उसका लक्षण एक लकवा हो सकता है। जब हम लक्षण की बात करेंगे तो उसमें लकवा एक कारण है, एक प्रेजेंटेशन है। सो सबसे पहले ब्रेन स्ट्रोक में ऑक्सीजन कम होगी, ब्रेन के सेल की डेथ होगी, और दैट इज़ वाई इट इज़ एन एमरजेंसी। जितना हम टाइम गैप बढ़ता जाएगा, ऑक्सीजन कम रहेगी, चाहे 1 मिनट कम रहे, 10 मिनट कम रहे, ब्लड फ्लो 20 मिनट कम रहे, उतने नंबर ऑफ सेल्स डेथ होती जाती है, और जितने नंबर ऑफ सेल डेथ हो गई है उतने तुम्हारे लक्षण बढ़ते जाते हैं। तभी तो कई बार ये जानलेवा भी हो सकता है। सो ये इमरजेंसी है, इसका इलाज इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए। सो सिम्टम्स पे पहले बात करते हैं, symptoms, ताकि पता चल सके कि ये ब्रेन स्ट्रोक का उसका एक सिम्टम्स उसमें कई किस्म के होते हैं। सबसे पहले होता है कई बार आपकी आवाज़ लड़खड़ाने लग जाती है। एक चीज़ याद रखनी है, ये सडनली आता है, जैसे चुटकी मारी ये सिम्टम शुरू हो गए, आपकी आवाज़ लड़खड़ा रही है, या बोलते हुए आपका मुंह टेढ़ा हो गया, या आपको लग रहा है मेरी बाँह सुन्न हो रही है, या मेरी बाँह इस लेवल पे है बट ये बाँह धीरे 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 नीचे जा रही है, या मेरी चाल में कुछ लड़खड़ाहटपन आ रहा है, जैसे हम कह सकते हैं बंदा कोई नशे करके चलता है। ये सारे लक्षण है कि आपको 5 सिम्टम्स ब्रेन स्ट्रोक के। या आपकी आंखों में डबल विजन हो गया, आपकी आंखों की रोशनी चलेगी, एक आंख से दिख नहीं रहा, तो ये सारे लक्षण है भी आपको ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस हैं, या ब्रेन स्ट्रोक की तरफ आप जा रहे हैं। तो इमीडिएटली आपको इमरजेंसी में किसी डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। और ये हम कब सोचते हैं, जब या तो आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंट्री है, जैसे आप ओवरवेट हो, आप बैठ के काम करते हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, या आपको कोई मेडिकल डिजीज़ है जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, या आप किसी तरह का कोई नशा करते हो जैसे स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, या समटाइम्स इवन ड्रग अब्यूजेस लाइक एम्फेटामिन, कोकेन। सो इन सब में ये चांसेस बढ़ जाते हैं लकवा होने में। या कई बार आपकी ये फैमिली में किसी को लकवा हुआ है, आपके फादर को, मदर को, तो आपको भी कई बार 5 या 10% चांस बढ़ जाता है, बिकॉज ये जेनेटिकली ड्रिवन भी होता है। तो उन केसेस में अगर आपका ये रिस्क फैक्टर की बैकग्राउंड है, ये नहीं भी सारे रिस्क फैक्टर हों, अगर एक रिस्क फैक्टर है, 2 रिस्क फैक्टर है, तो और ये सिम्टम आ रहे हैं, तो आपको घर नहीं बैठना चाहिए, आपको इमीडिएटली जाना चाहिए, ताकि ये डिसाइड हो कि आपको लकवा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे अगर हम वॉश बेसिन है, अगर उसमें पानी नहीं आता तो हम उसको ब्रश से या पंप करके उसको पानी को चलाते हैं। सिमिलरली ब्रेन के लिए आजकल हमारे पास कुछ मेडिसिन अवेलेबल हैं। एक इसको कहते हैं क्लॉट बस्टर इंजेक्शन, जिसका नाम टीपीए है। वो 3.5-4 घंटे में लग सकता है। अगर आप अप्रोप्रिएट पेशेंट है, आपके डॉक्टर ने डिसाइड करना है, आप टाइम सिर पहुंच गए, आपको इंजेक्शन लगेगा, हो सकता है आपके जो लकवा के सिम्टम है वो रिजॉल्व कर दें। क्योंकि जब एक बार लकवा हो गया तो वो सारी उम्र रह सकता है, कई बार आप हैंडीकैप भी हो सकते हो। तो अगर इमीडिएटली पहुंचा जाए तो बचाव हो सकता है? हाँ, वो अगर आप उस कैटेगरी में आ गए, आपको टीका, आजकल एक नई टेक्निक भी आ गई है। आजकल हम डायरेक्टली एक तार की वजह से, जिसको हम मैकेनिकल डिवाइसेस कहते हैं, वहां पे पहुंच के कई बार क्लॉट को निकाल भी सकते हैं इमीडिएटली, जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। ये कुछ सेंटर में अवेलेबल है आजकल, इसकी मतलब इंडिया में काफ़ी जगह अवेलेबल है। सो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। सपोज करो मैं एक एग्जेक्टिव बंदा हूँ, मेरा सारा जो मेरा बिजनेस है, मेरी इनकम है, वो मेरी स्पीच से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने बोल के, अगर वो लकवा मेरी आवाज़ पे हो गया तो मेरा तो सारी उम्र के लिए मैं हैंडीकैप हूँ।
सो हाई रिस्क पे कौन है, ये भी आपने बता दिया कि जो डायबिटिक पेशेंट है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बीपी के ओबेज है, है, हाँ हाँ, और इनकी जो मेडिसिन है वो उन्हें प्रॉपर लेनी चाहिए, Yes, उससे इनको भी खतरा होता है हाँ, ब्रेन अगर स्ट्रोक का? अगर आपको कोई शुगर या मेडिकल डिजीज है तो आपको अपनी दवाई स्किप नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अगर बीपी हम की भी? देखिए सबकी दवाई, अगर बीपी शुगर अंडर कंट्रोल्ड है तो रिस्क ऑफ लकवा और स्ट्रोक मिनिमम है। जब एक लार्जेस्ट स्टडी हुई थी जिसमें कई लाखों पेशेंट में देखा गया, उसमें 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जिस ग्रुप में लोगों की शुगर, ब्लड प्रेशर, वो नॉन स्मोकर थे, फिजिकल एक्टिविटी ठीक थी, अगर इन स्पाइट ऑफ मेडिकल कंडीशन उनको लकवा के चांसेस दूसरों से 80% कम थे। अदरवाइज नॉर्मली भी हो सकता है, जो एक आम है जिसको कोई आम इंसान जिसको कोई बीमारी नहीं है, उसमें भी चांसेस होते हैं? उसमें होते हैं लकवा के चांसेस। उसमें एक कारण जो हमने कॉमनली देखा है, कई बार आपका जेनेटिकली ब्लड थिक हो सकता है वन, या कई बार मसाज करा देते हैं गर्दन की, जैसे सर पेन हुआ तो हमने झटका दिलवाया, जो मेजर आर्टरी है कई बार उसमें क्रैक आ जाता है, उस वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है। वो यंग पेशेंट में होता है, जिसमें आपने जैसे पूछा कोई, ये हमारा एक थिंकिंग प्रोसेस है, बिकॉज ये भी एक फैक्टर है। अगर गर्दन में जबरदस्त झटका लगे या कोई मोड़े तो गर्दन की नाड़ी क्रैक हो जाती है, जिससे भी आपको लकवा हो सकता है। ओके। और जो यंगस्टर क्यों इसकी चपेट में आ रहे हैं? तो वो उनके शायद मेरा ख्याल है खाने पीने और लाइफ सेडेंटरी लाइफ, या कई बार हम वो भी तो कहते हैं ना, हाइपरटेंशन इज ए साइलेंट किलर, बिकॉज हमें हाइपरटेंशन है, हमने ध्यान नहीं रखा, हमने चेक नहीं कराया, या हमने अपना लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, जो हम गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, अगर हम वो रेगुलरली चेक कराएंगे तो हो सकता है हम इससे बच जाए। सो अगला सवाल ये डॉक्टर पॉल की, क्या ब्रेन स्ट्रोक से बचा जा सकता है? हो ही ना। देखो, इसको कहते हैं हम इसका चांसेस कम कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं? हमारी में 3 फैक्टर्स होते हैं। एक होते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स, जिसको लाइफस्टाइल मॉडिफाइबल फैक्टर्स कहते हैं। एक होते हैं मेडिकल फैक्टर्स, एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जैसे हमारा एज है, हमारा जेंडर है, हमारी रेस है। पहले कहते थे भी इंडियन पॉपुलेशन में कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट डिफरेंट है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा स्ट्रोक होता है। तो ये चीज़ें हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट हम ये देखते हैं भी जितने फैक्टर्स हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, हमारे साथ ओबेसिटी जुड़ गई, हमारे साथ सेडेंटरी लाइफ जुड़ गई है, हमारे साथ हमारी एज जुड़ गई है जो हम ठीक नहीं कर सकते, और उसके साथ अगर डायबिटीज जुड़ गई है तो हमारे चांसेस ऑफ स्ट्रोक बढ़ते जाएंगे। अगर हम इसमें से कुछ फैक्टर्स को, जैसे शुगर की दवाई रेगुलर ले रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एज को तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट ये फैक्टर्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हम कोई स्मोकिंग ना करें, कोई एक्सेसिव अल्कोहल ना लें, तो इससे हमारे स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाएंगे। सो अगर हमें कोई दवाई चलती है, मेक श्योर भी आप दवाई ले, प्लस अपने रेगुलर टेस्ट भी कराते रहे, ताकि आपको पता चले। एक सिंपल टेस्ट हम डायबिटिक को रिकमेंड करते हैं भी साल में एक बार कराना चाहिए, गले का अल्ट्रासाउंड, जिसको हम कैरोटिड डॉपलर कहते हैं। Okay. तो उससे हमें असेसमेंट 100% तो नहीं होती, बट कम से कम ये पता रहता है कि आपकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई कैसे चल रही है। ये कॉस्ट इफेक्टिव टेस्ट है जो आप कर सकते हैं अपने डॉक्टर को कह के, जिनको ये हाई रिस्क कैटेगरी है, जो हमने बताई ना हाई रिस्क कैटेगरी, इसमें आप कर सकते हैं। सो ट्रीटमेंट क्या? एक तो आपने इंजेक्शन की बात की, एक मेडिसिन की बात की, डिवाइस उसके अलावा डिवाइस की हाँ। वो जो ये उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो चीजें हैं ये वैलिड होती हैं विद इन फर्स्ट 6 to 8 आवर्स। उसके बाद अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें तो सिर्फ वो दवाइयां देनी पड़ती हैं जो नेक्स्ट स्ट्रोक को रोके, जिसको हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ द नेक्स्ट स्ट्रोक। प्लस कुछ मेडिसिन फिर भी काम करती हैं ताकि जो ब्रेन की सप्लाई है उसको मेंटेन किया जाए, जिसमें हम एंटी प्लेटलेट एजेंट देते हैं, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट देते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन आई एम स्ट्रेसिंग भी आपको अपनी पुरानी शुगर, ब्लड प्रेशर या और हार्ट की दवाइयों को मिस नहीं करना है। और ये दवाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी उम्र चलती हैं। क्या ये इसकी ब्रेन स्ट्रोक की भी दवाई सारी उम्र चलती है? हमें बंद नहीं करनी चाहिए। अपने डॉक्टर को रेगुलर इंटरवल जब वो बुलाए दिखाओ, क्योंकि हो सकता है वो रेगुलर फिर से टेस्ट करता है। सो नेचुरल ये है कि अगर सही वक्त पर आपने डायग्नोज कर लिए लक्षण और तुरंत आप डॉक्टर के पास पहुंचे तो काफी हद तक बचाव हो सकता है। आपके जो डेफिशिट है वो रिवर्स हो जाए। अच्छा, इट माइट बी पॉसिबल। कई बार हम 100% नहीं रिवर्स करते, बट कम से कम, क्योंकि सिंपल प्रिंसिपल है, अगर 1 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन ब्लड नहीं मिला तो लेट अस अज्यूम, एक रफ एग्जांपल, 10 लाख न्यूरॉन डेड हो गए। अगर वो आधा घंटा रह गया तो इसको मल्टीप्लाई करते रहो। सो जितना टाइम बीतता जाएगा उतने आपके ब्रेन के न्यूरॉन कम हो जाएंगे। जैसे घर है, घर में एक कमरा हमने तोड़ दिया, अगर हमने उसको रोका नहीं, 2 कमरे तोड़ दिए तो हमारी नेचुरली और लिविंग स्पेस विल बी लेस। सिमिलरली ब्रेन में अगर लाइव न्यूरॉन कम होंगे तो आपकी डिसेबिलिटी बढ़ती जाएगी और आप बेड पे भी हो सकते हो सकता है आप सारी उम्र किसी के ऊपर डिपेंडेंट। और जो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट है उनके लिए कुछ खास हिदायतें?
हिदायत यही है भी, अगर आप घबराओ ना, कई बार ब्रेन स्ट्रोक होता है, हम हिम्मत हार देते हैं जी, अब तो हम कभी ठीक नहीं होंगे, तो बोल नहीं पाएंगे या इट इज हाथ नहीं नॉट चलेगा। पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल इफ यू कीप ऑन डूइंग एक्सरसाइज, गुड रिहेबिलिटेशन। हो सकता है इसमें से कुछ चेंजेस आपके रिवर्स हो जाएं, क्योंकि वो स्लो रिवर्स होंगे, इट में टेक 6 मंथ्स 9 मंथ, बट डेफिनेटली कुछ चीजें रिवर्स जरूर होंगी। तो आपको अपने घबराने की जरूरत नहीं है, यू शुड कीप ऑन ट्रीटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पॉल इस अहम जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। सेहतनामा विद राजेंद्र को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। शुक्रिया।